ओम गुरवे नमः। मेरे साथ एसोसिएट होकर जो लर्न कर रहे हैं वो मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, मेरे से ज्यादा आगे हैं बहुत मामलों में। वो मुझे चाहिए प्रिडिक्शन ही। ओके सर। आप इस ग्रुप में है ना, इसका मतलब आप प्रिडिक्शन करोगे। हमारी हर क्लास में जो भी चीजें आएंगी प्रिडिक्शन ही उसका बेस है। प्रिडिक्शन नहीं तो कुछ कुंडली नहीं, क्योंकि हमारा जो नाम रखा है ना, प्रिडिक्ट फर्स्ट। हमें अपने हाँ नाम जी। सार्थक करना है, हमें हर चीज से प्रिडिक्शन ही चाहिए। क्या मतलब है, जो आजकल के जो स्टार्टिंग बेस है, जो जो अभी एक पर्सन कह रहे थे कि भी आप एडवांस बता रहे हैं। नहीं सर, आप एडवांस नहीं बता रहे हैं, बल्कि आप सारा बता रहे हैं। पहले से कर रहे हैं ना वाक्य में ही। अगर उनको तो अगर वो एक एक चीज को ध्यान देंगे ना, हर चीज में प्रिडिक्शन के लॉजिक छुपे हुए हैं। यस। सो अभी अभी मुझे समझ में आ रहा है कि अगर किसी का तिथि का जो राशि जो लॉर्ड है, ग्रह स्वामी है, अगर वो पीड़ित होगा तो उसके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आनी ही है। यस। के आगे तो जीरो लग जा रहा है। नहीं नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी लगता था नहीं बहुत कुछ कर लिया और आज लग रहा है शून्य पर खड़े हैं। मतलब मैं यही बता रहा हूँ ना कि एस्ट्रोलॉजी में मतलब इतना कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बेसिक ये जो फिलोसफी है यही आदमी मिस कर देता है कि क्या डिफरेंस। सबसे पहला टॉपिक है कि हम सबसे पहले ये समझना चाहते हैं हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। आखिर एस्ट्रोलॉजी की फिलोसफी क्या है, कैसे एस्ट्रोलॉजी काम करती है। तो फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, 16 एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर क्रिएशन। इसके अंदर अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग बातें पढ़ने को मिल सकती हैं, कहीं पर 21, कहीं पर 27। गीता में भी 16 एलिमेंट्स को, यानी कि 5 प्रकार की हमारी जो इंद्रियां हैं, जीवा, और 5 प्रकार की वायु। 5 प्रकार की वायु, 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। इसके अलावा एक मन, यानी कि चंद्रमा, मून। ये 16 एलिमेंट्स मिलके हमारी क्रिएशन होती है। और इसके अंदर से जो हम 5 कर्मेंद्रियों की और इंद्रियों की जो बात करते हैं, ये 5 प्रकार की, ये जो वायु की बात करते हैं, ये सारे के सारे इनके कंट्रोलर जो हैं 9 ग्रह हैं। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। अभी आपको आगे की स्लाइड्स में पता चलेगा कि कौन से प्लैनेट से कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व, यानी कि अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु की जो हम बात करते हैं, वो किससे एसोसिएट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्लैनेट्स आर द सोर्स एंड कंट्रोलर ऑफ दीज एलिमेंट्स। यहां पर फिर से हम यही बता रहे हैं आपको कि प्लैनेट्स ही जो है सोर्स भी है। जैसे अग्नि का जो ग्रह है वो मंगल है, लेकिन अग्नि का सोर्स कौन है? अग्नि का सोर्स है सूर्य। इसी तरीके से शुक्र सोर्स है। शुक्र इज द कंट्रोलर, शुक्र कंट्रोलर है जल का, लेकिन सोर्स कौन है? चंद्रमा। फॉर एग्जाम्पल, देयरफॉर वी स्टडी द प्लैनेट्स एंड देयर इंपैक्ट ऑन अस। यही फिलॉसफी है, यही मैथोडोलॉजी है कि क्यों हम एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स को रीड आउट कर रहे हैं, उनको स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि प्लैनेट्स आर दी कंट्रोलर ऑफ दीज एलिमेंट्स। ये इन पंच तत्वों के कंट्रोलर है, और इन पंच तत्वों से ही हमारा निर्माण हुआ है। हम इन्हीं पंच तत्वों से, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश से मिलकर बने हैं। सिर्फ अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश नहीं, इसके साथ साथ 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्रकार की वायु, ये 5 प्रकार की वायु को भी प्लैनेट्स कंट्रोल करते हैं। और 5 कर्मेंद्रियों से ही 5 इंद्रियां जुड़ी हुई हैं, और एक मन, चंद्रमा। आप सबको पता है ये 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको कंट्रोल करते हैं प्लैनेट्स। तो इन्हीं की स्टडी करते हैं हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जो कि किसी भी और मैथोडोलॉजी के अंदर, चाहे वो टैरो रीडिंग हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, कहीं पर भी किसी भी और मेथड में हम इसको स्टडी नहीं करते। कीप दिस थिंग इन माइंड। तो साइंस ऑल्सो स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड और ट्रांसफॉर्म्ड। सो इसका मतलब क्या है? हम सबके अंदर भी एक आत्मा है जो एनर्जी फॉर्म में हमें एनर्जाइज कर रही है। हमारी हार्ट बीट उसी की वजह से हो रही है। हृदय का स्थान ही माना जाता है आत्मा के रहने का। कुंडली के थ्रू हम इसी सारे संस्कारों को, इसी सारे डिजायर्स को एनालाइज करते हैं, रीड आउट करते हैं, क्योंकि ये आपके पैदा होने के टाइम पे ही बन गई थी। ऐसा नहीं है कि ये आपके पैदा होने के 10, 20, 50 साल बाद बन रही है, कि आपके कर्मों के हिसाब से हम इसमें कुछ देख रहे हैं। नहीं, आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि आप किस घर में पैदा हुए, किस फैमिली के अंदर आपको भेजा गया, किस कंट्री में, किस सिटी में भेजा गया। मान लो आप किसी ऐसी सिटी में भी पैदा हुए हैं कि जहां पर बहुत बाढ़ आती है और बार बार वहां पर लोगों का, घरों का नुकसान हो जाता है। हो सकता है आप दिल्ली, मुंबई जैसे शहर में पैदा हुए हैं जहां पर कंपैरेटिवली काफी सिक्योरिटी है, चीजें ठीक ठाक रहती हैं, और नेचुरल कैलामिटीज उतनी नहीं है जितनी और दूसरी सिटीज लाइक हमारे बिहार में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड। यहाँ पर बहुत ज्यादा नेचुरल कैलेमिटीज। ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है कि आपको कहां पर जन्म मिला। और ये सब आपके कर्मों की वजह से, आपके पास्ट कर्मों की वजह से ही आपको उस प्लेस को दिया जाता है।
और इस तरीके का जो भी बर्थ चार्ट, जो भी प्लैनेटरी पोजीशंस आपकी उस टाइम गोचर में जो आकाश में प्लैनेटरी पोजीशन होती है वो हमें हमारे बर्थ टाइम पे मिलती है, क्योंकि वही कर्मास हमें एक्सपीरियंस करनी है, कुछ हमें भुगतने हैं, कुछ नए कर्म हमें करने हैं. So rebirth is always associated with some samskara and pending karmas that we can see from the birth chart, horoscope also known as कुंडली. कुंडली भी कहते हैं, बर्थ चार्ट भी कहते हैं, होरोस्कोप भी कहते हैं, टेवा भी कहते हैं कुछ लोग, तो अलग अलग नाम है. So earth is known as karma bhumi and rest all are the bhoga bhumi. So there are 14 भुवन, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल, नीचे के 7 भुवन और ऊपर भू भुवस्व यानी कि पृथ्वी अंतरिक्ष स्वर्ग, उसके ऊपर जनरलोक महरलोक सत्यलोक तपोलोक. सो दीज आर दी 14 लोकाज जिनकी रूलर है मां भुवनेश्वरी. जय मां भुवनेश्वरी. तो वो 14 भुवनों की स्वामी कहलाती है, स्वामिनी कहलाती है. लेकिन उसमें से सिर्फ अर्थ, सिर्फ ये पृथ्वी ही है जहां पर आपको अपने कर्मों को बैलेंस करने के लिए, उनका भुगतान करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, सबसे बड़ा पर्पस तो हमारा यही है कि हम अपने कर्मों का भुगतान करके उसको शून्य की तरफ, जीरो की तरफ लेके जाएं. और वो तभी पॉसिबल होगा जब आपकी डिजायर्स साथ साथ खत्म होती जाएंगी. आप पुराने कर्मों को भुगतते जाएंगे लेकिन नए कर्म उस तरीके से नहीं करेंगे कि वो फिर से आपको रीबर्थ साइकिल में लेके जाएं. इसलिए पृथ्वी कर्म भूमि है. यहां पर अगर किसी का भी जन्म हुआ है तो इट इज गारंटीड कि उसके पाप भी हैं और उसके पास शाप भी हैं. उसको कुछ ना कुछ शाप भी लगे हुए हैं, पाप भी लगे हुए हैं, तभी उसका जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है. इवन आप देख लीजिए, भगवान राम हो या हमारे कृष्ण, उनका जन्म, उनका अवतार भी पृथ्वी पर तभी हुआ है जब कोई ना कोई शाप उनको पहले से मिला. जो जन्म लेगा ये प्लैनेट्स इसको कंट्रोल करेंगे. शनि का टाइम पीरियड भी आएगा, 7.5 भी आएगी, दशा भी आएगी. तो ये कंट्रोल कैसे करेंगे? इनको अपनी कंडीशन जस्टिफाई करने के लिए पहले आपका एक बैलेंस होना चाहिए. अच्छा, पुण्य का खाता भी होना चाहिए. बृहस्पति महाराज आपके नेट पुण्य कर्मास को बताते हैं, लेकिन शनि महाराज आपके पापों को बताते हैं. राहु आपकी अधूरी इच्छाओं को बताता है कि आखिर मुझे क्या चाहिए. केतु आपको बताता है कि भैया अभी तक आप छोड़ नहीं पाए हो, छोड़ना पड़ेगा. तो ये इन सब का रोल आपकी लाइफ में आना ही है. 9 ग्रहों का, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु. तो इसके लिए इनकी जो कंडीशंस हैं वो भी फुलफिल्ड होनी चाहिए, तब जाकर आपका पृथ्वी पर इंसान के रूप में जन्म होता है. अच्छा, यहां पर मैं आपको एक बता दूं, जन्म तो जानवरों का भी होता है. उनके और हमारे बीच में केवल वही एस्ट्रोलॉजर अपने क्लाइंट का विश्वास जीत सकता है जो उसके प्रश्न पूछने से पहले उसकी करेक्ट बर्थ डिटेल्स एनालाइज करके उसके बारे में कुछ 10-15 बातें जरूर बताए. आप भी अपने एस्ट्रोलॉजिकल स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आज ही हमारे 1 ईयर बेसिक टू एडवांस ज्योतिष आचार्य प्रोग्राम को ज्वाइन करें. हमारी मोबाइल एंड्रॉइड एप्लीकेशन प्रेडिक्ट फर्स्ट को अभी डाउनलोड करें और फर्स्ट मंथ कोर्स एक्सेस पाएं, वो भी बिल्कुल फ्री. तो therefore we follow the geocentric approach that how others are looking at us. तो हम यहाँ पर ये देखने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी पर दूसरे ग्रह जो हैं वो हमें किस तरीके से देख रहे हैं. हालांकि अगर हम साइंस की बात करें तो हम सोलर सेंट्रिक, सूर्य को केंद्र मानते हुए ही सारी गणना करते हैं ग्रहों की, उनकी मूवमेंट का स्टडी करते हैं. लेकिन इस केस में हम जियोसेंट्रिक अप्रोच पे चलते हैं कि पृथ्वी को हम केंद्र मानते हैं. एस्ट्रोलॉजी को जब हम स्टडी करते हैं, जो लग्न हम देखते हैं ना, लग्न इस केंद्र, इस पृथ्वी, जहां पर हम ये कहते हैं कि हम फर्स्ट हाउस हैं, हम केंद्र में हैं, हम पृथ्वी से देख रहे हैं कि दूसरे ग्रह हमें किस तरीके से देख रहे हैं. सो दिस इज द जियोसेंट्रिक अप्रोच. नेक्स्ट स्लाइड. सो पंचांगा, द लिम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी. पंचांग की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. ज्यादातर मैंने देखा है जितने भी कोर्सेज होते हैं वहां पर पंचांग को कभी भी वो ज्यादा इंपॉर्टेंस या तो देते ही नहीं, इवन वो बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर सकते. और बिना पंचांग के एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ना तो ऐसे है कि बस आंखें बंद करके आगे बढ़ना. क्योंकि हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं, जिन 5 तत्वों से हम बने हैं, उन 5 तत्वों के 5 प्लैनेट्स हैं जो उसके कंट्रोलर है. उसमें से 4 सोर्सेज भी हैं. वो हमारी कुंडली में किस तरीके से बैठे हैं, वो अच्छी पोजीशन में है, बुरी पोजीशन में है, पीड़ित हो रहे हैं या बहुत स्ट्रांग है. क्योंकि जो हाल उनका होगा हमारी कुंडली में बर्थ टाइम के ऊपर, वही एलिमेंट हमारी बॉडी में या तो बहुत कमजोर होगा या बहुत स्ट्रांग होगा. अब जैसे कि फॉर ईथर, आकाश तत्व के लिए सोर्स भी जुपिटर है, बृहस्पति, क्योंकि आकाश को बृहस्पति को ही डेडिकेट है, वही सोर्स है और वही कंट्रोलर भी है. आकाश को कोई और कंट्रोल नहीं करता.
ये पानी समुद्र की तरह नहीं है कि पहले खारा जल है और उसको फिर प्यूरिफाई करके उसको प्योर बनाना है, ठीक है। आकाश इज आकाश, इवन आकाश इज द सोर्स इटसेल्फ। जो बाकी अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु है वो सारे आकाश से, आप देखिए स्टीरॉइड्स के फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में, क्योंकि ऐश जो धूल है वो भी हर वक्त आकाश से गिरती रहती है, वर्षा भी आकाश से होती है, इवन बिजली भी आकाश से गिरती है, सूर्य का जो ताप है वो भी आकाश से आ रहा है। आकाश अपने आप में सारे सोर्सेज को समेटे रहता है। इसलिए आप देखिए जो हमारा थ्रॉट चक्र होता है वो आकाश है, सबसे ऊपर है यहाँ पर। अगर मैं अंजना और आज्ञा को अभी छोड़ दूं तो उसके नीचे से सारे बाकी तत्व जो है, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, ये सब उसके नीचे, क्योंकि आकाश ही इन सबको डिलीवर कर रहा है। तो एयर के लिए जो, और यहाँ पर जो लिम्ब ऑफ पंचांगा है, पंचांग के जो 5 हिस्से उसमें से जैसे वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण, तो हम इसमें से आकाश तत्व से, जुपिटर से, बृहस्पति से हम कुंडली में योग को देखते हैं कि आखिर आपका बर्थ किस योग में हुआ है। वो ऑस्पिशियस है, इनऑस्पिशियस है, उसमें आपको कुछ अच्छा फल मिलेगा, बड़ा बुरा फल मिलेगा, मतलब बेसिकली वो आपके लाइफ का ऑब्जेक्टिव बताता है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, कि आखिर आपके इस मुहूर्त में, इस क्षण में जो आपने जन्म लिया है, इस ग्रह स्थिति में जो आपने जन्म लिया है, क्या पर्पस है आपके बर्थ का। सो दिस इज नॉन एज योगा वारेशा। जो जिस भी डे पर हम पैदा हुए हैं, जिस भी वार को हम पैदा हुए हैं, वो एसोसिएट होता है अग्नि से। वारेशा इज द अग्नि, दिस इज द सीक्रेट। मान लीजिए अगर आप पैदा हुए हैं बुधवार को, और बुधवार आपकी कुंडली में बुध ग्रह अगर बहुत ज्यादा पीड़ित है, तो इट इज गारंटीड कि आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे। इट इज गारंटीड कि आपकी बॉडी में जो पृथ्वी तत्व है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में भार होता है, कोई मोटा है कोई पतला है, और मोटे पतले, मोटा पतला, अगर किसी का जन्म बुधवार को हुआ है, बुध उसकी कुंडली में अगर बहुत पीड़ित है, तो डेफिनेटली उसको हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे, प्रोवाइडेड कि कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, कितनी सीवियरिटी है, और प्लैनेट्स उसको और खराब कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब देखने की चीज है। कि बुध ग्रह पृथ्वी तत्व को कंट्रोल करते हैं बॉडी में। लोग वैसे तो मंगल को भी सोचते हैं। हमारी बॉडी का फिजिकल जो स्ट्रक्चर है, जो फिजिकल शेप है, जो बॉडी का वेट है, दैट इज एसोसिएटेड विद बुध। बुध इज द कारका, और करंट लॉर्ड जो भी बनेगा वो प्लैनेट स्पेसिफिक हो जाएगा आपका, कि अगर उस प्लैनेट की पोजीशन अच्छी है कुंडली के अंदर, तो वो उसका काम है आपको काम धंधा देने का। क्योंकि जब आप कहीं काम करेंगे, कुछ आपको कुछ ब्रेड एंड बटर मिलेगा, आप कमाएंगे, तो आप अपने आप को फीड कर पाएंगे, अपनी फैमिली को फीड कर पाएंगे। एंड दिस इज द रोल ऑफ करंट लॉर्ड। ये सीक्रेट्स है कुंडली के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ करंट लॉर्ड के ऊपर ही पूरी स्टोरी टिकी हुई है। जैसे मान लीजिए 100% की वेटेज है, हम 10th लॉर्ड को भी देखेंगे, बाद में सेकंड लॉर्ड को देखेंगे। इन सबको देखने के साथ साथ करंट, जो भी करंट लॉर्ड बन रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस आप मान के चलिए एटलीस्ट 33% है। तो पंचांग के जो 5 अंग है, दैट इज योग, नक्षत्र, वार, तिथि और करण। एक तिथि में 2 करण होते हैं। जैसे एक 24 घंटे बात कर रहे हैं, हमारा पर्पस है कि आखिर हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स, कुंडली ज्योतिष किस तरीके से काम करता है, कुंडली के क्या क्या पार्ट्स हैं, आखिर हमें क्या क्या देखना होता है। इवन अगर कोई बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है, तो उसको भी इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और अगर कोई बहुत आगे तक भी सीख चुका है, तो भी उसके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे यकीन है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम 16 तत्वों से बने हैं, और उन तत्वों के जो कंट्रोलर है वो प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स पंच तत्वों को कंट्रोल करते हैं। उन्हीं पंच तत्वों से 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 प्रकार की वायु भी उनसे कंट्रोल होती है। और चंद्रमा तो मन है ही है, एवरीबॉडी नोज। और सूर्य आत्मा है, क्योंकि मन और सूर्य यानी मन और आत्मा के संयोग के साथ ही ये सारी संरचना हुई है, हमारी क्रिएशन हुई है। तो हम एस्ट्रोलॉजी में इसीलिए प्लैनेट्स को स्टडी कर रहे हैं। और पंचांग का जो 5 अंग है, वो इन्हीं प्लैनेट्स के साथ एसोसिएट है। यही उसके सोर्स और कंट्रोलर है। इसलिए हम पंचांग को इंपॉर्टेंस देते हैं।
इसी के साथ साथ कुंडली में आपने देखा होगा कि हम 12 हाउसेस की बात करते हैं। आई होप कि आपको सबको नॉर्थ इंडियन का जो डायमंड चार्ट है वो सबने देखा ही होगा जब आप कुंडली यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी सीखने आए हैं, कि वो कैसा दिखता है, कि फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। अगर कोई चाहता है कि मैं 12 हाउसेस खोल के दिखाऊं कि वो किस तरीके से दिखता है, तो आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं, मैं सॉफ्टवेयर में या नेट पे खोल के दिखा दूंगा। सो द फिलोसफी ऑफ 12 हाउसेस इन एस्ट्रोलॉजी। देखिए, हाउसेस कैसे काम करते हैं, किस हाउस से क्या देखा जाता है, ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये समझेंगे कि आखिर हाउसेस का रोल क्या है, हाउ हाउसेस वर्क, इनकी फिलॉसफी क्या है। इवेंट्स कनेक्टेड टू इट्स हैपनिंग, लाइक सेकंड हाउस व्हेन यू आर ईटिंग फूड, एंड 12th हाउस व्हेन यू आर इन डीप स्लीप। जब आप खाना खा रहे हैं, सेकंड हाउस खाना नहीं है, सेकंड हाउस उस टाइमिंग को बता रहा है जब आप खाना खा रहे हैं। दैट मीन्स आप सेकंड हाउस की एक्टिविटी कर रहे हैं। 99% एस्ट्रोलॉजर्स के फेलियर का रीजन ही यही है। वो मिक्स कर देते हैं राशि को भी, हाउस को भी, कारक को भी, हर चीज को मिक्स कर देते हैं। हाउस का मतलब है, सेकंड हाउस का मतलब है जब आप खाना खा रहे हैं, या जब आप खाना खाने के बारे में सोच रहे हैं। आप सोचेंगे फिफ्थ हाउस की वजह से, क्योंकि जब भूख लगेगी, फिफ्थ हाउस दैट इज द पार्ट ऑफ स्टमक, भूख लग रही है इसलिए खाना खाना है। जब आप खाना खा रहे हैं इट मीन सेकंड हाउस। जब आप डीप स्लीप में, का फोन आना वो कोई कुछ कहना चाहता है? हेलो, आई थिंक किसी का फोन, किसी का अनम्यूट हुआ है, तो उस वजह से कुछ वॉइस आई थी बीच में। तो इवेंट कनेक्टेड टू इट्स हैपनिंग, सेकंड हाउस जब आप खाना खा रहे हैं, दैट इज सिंपल। 12th हाउस जब आप डीप स्लीप में, स्लीपिंग साइकिल होती है, 4th हाउस से स्टार्ट करते हैं आप, 8th हाउस में धीरे धीरे आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को कंट्रोल होता है आपका, धीरे धीरे थॉट प्रोसेस, थॉट्स जो है, नंबर ऑफ थॉट्स कम होते जाते हैं। 8th हाउस है और 12th हाउस में पहुंचते हैं डीप स्लीप के अंदर। और व्हाट इवेंट इज ड्रैगिंग योर अटेंशन, हाउस हमें ये भी बताता है कि जिस टाइम पे आपका जो हाउस एक्टिवेट होगा, चाहे वो ईयरली प्रोग्रेशन की वजह से है, चाहे वो दशा की वजह से है, चाहे वो आपकी नेचुरल एज की वजह से है, कि कौन सा हाउस आपकी अटेंशन को ड्रैग कर रहा है, अपना ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। फॉर एग्जाम्पल, 8th हाउस कैन फोर्स यू टू चेंज योर डिसीजन और कैन चेंज योर प्लेस ऑफ लिविंग। 8th हाउस आपको मजबूर कर सकता है कि आप अपना डिसीजन बदलो। फर्स्ट हाउस क्या है? आपका डिसीजन है, आप क्या सोच रहे हो। 10th हाउस उसकी सक्सेस है, 10th हाउस डिसीजन नहीं है। आपको कितनी सफलता मिलेगी उस डिसीजन में, वो 10th हाउस से स्टेटस, इसलिए स्टेटस बनता है, इसलिए वो करियर बनता है। फर्स्ट हाउस, मेरे को यार मैं सोच रहा हूँ कि घूमने चलते हैं, हम कहाँ चलते हैं, हम गोवा चलते हैं। ये फर्स्ट हाउस का थॉट है जो 12th हाउस से आ रहा है। ये लेटर स्टोरी है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। 12th हाउस होता है हमारा ऐसा ब्रेन जो बस पीछे से कुछ थॉट्स देता रहता है, 3rd और 12th हाउस। फर्स्ट हाउस उसमें से मल्टीपल थॉट्स के अंदर से एक थॉट डिसाइड कर लिया कि हाँ यार मुझे गोवा घूमने जाना है, मैंने मनाली नहीं जाना, मैंने कश्मीर नहीं जाना, मैंने कर्नाटका भी नहीं जाना, और मैंने बहुत नीचे कहीं और रामेश्वरम भी नहीं जाना, इस बार मैंने गोवा घूमने जाना है। फर्स्ट हाउस डिसाइड कर लिया। 8th हाउस का काम है इसका डिसीजन चेंज करवाओ। वहां पर कोई प्लैनेट बैठा होगा या 8th लॉर्ड होगा, नहीं 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 गोवा नहीं जाना। हो सकता है वो कोई आपके ससुराल से आपको मना कर दे, 8th हाउस ससुराल से भी कनेक्टेड है ना, कि अरे जीजू छोड़ो, आप कहाँ जा रहे हो, आप गोवा छोड़ो, मेरे पास 2 वाउचर रखे हैं। अगर अच्छा होगा 8th लॉर्ड, 2 वाउचर रखे हैं, आप इस बार मनाली चले जाओ, वहां पर आपको फ्री होटल मिल जाएगा, फ्री उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री खाना होगा, सब कुछ होगा, तो छोड़ो ना गोवा का, आप नेक्स्ट टाइम बना लेना। 8th हाउस आपके लिए हमेशा कोशिश, बुरे प्लैनेट बैठे होंगे तो आपका पैसा बर्बाद, चोरी हो गई, नुकसान हो गया, गाड़ी ठुक गई, छोड़ो यार मूड खराब, जाना ही नहीं। इसी गाड़ी से जाना था, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जाना ही नहीं। तो व्हाट इवेंट इज ड्रैगिंग योर अटेंशन, 8th हाउस, like 8th house can force you to change your decision or can change your place of living। like जरूरी नहीं है कि अगर फर्स्ट हाउस के कंटेक्स्ट में हम बात ना करें तो 8th हाउस तो बहुत सारे काम कर सकता है। उसमें से एक है कि वो आपके प्लेस ऑफ लिविंग को, अगर आपका किसी टाइम पे 8th हाउस एक्टिवेट है, उस साल आप 8th हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज आपकी एक्टिवेट हो रही है,
लाइक दशा की वजह से, ईयरली प्रोग्रेशन की वजह से, हो सकता है बर्थ चार्ट की वजह से, बहुत सारे रीजंस है। तो वहां पर आप सोचेंगे ये मैं ये ट्रांसफॉर्म करूं, ये चेंज करूं, वो चेंज करूं। दीज आर दी एक्टिविटीज ऑफ 8th हाउस। तो एक, जब आप उस हाउस से रिलेटेड कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो हाउस को हम कंसिडर करते हैं, दिस इज द रोल ऑफ द हाउस। खाना खा रहे हैं, डीप स्लीप में, सेकंड हाउस 12th हाउस। हम कुछ बदलाव करने की, ट्रांसफॉर्मेशन की, या तो हम सोच रहे हैं या हमें फोर्स किया जा रहा है सिचुएशंस के द्वारा, कंडीशंस के द्वारा, तो देन वी आर इन द 8th हाउस। सो द नेक्स्ट थिंग इज साइकिल ऑफ इवेंट्स। मान लीजिए आपने सेकंड हाउस में खाना खाया, ओके, लेकिन उसको डाइजेस्ट करने का काम किसका है? सबसे 5th हाउस का। सबसे पहले आप खाना खाओगे तो कहाँ स्टोर होगा वो? कोई भी किसी भी हाउस से 4th हाउस में वो चीज जाके स्टोर हो जाती है। आप लगन में नहीं रहते, यू आर द लग्ना लॉर्ड, लेकिन आप लग्नेश हो, लेकिन आप लगन में नहीं रहते। आपका लगन की जो एनर्जी है वो आपकी फिजिकल बॉडी में है, फर्स्ट हाउस, लेकिन आप फिजिकली कहाँ रहते हो? किसी एक जगह पर, इंडिया के अंदर, किसी और कंट्री में, अपने घर के अंदर। दैट इज 4th हाउस। सो खाना खाया, खाना कहाँ रहता है? पेट में, 5th हाउस में। वहां पर उसका डाइजेशन सिस्टम शुरू होता है। तो हाउसेस से हम साइकिल ऑफ इवेंट्स देखते हैं कि एक इवेंट के बाद क्या इवेंट दूसरी होगी। शादी होगी, मान लीजिए 7th हाउस से, हम अभी मोटे तौर पे बात कर लेते हैं, 7th हाउस से मैरिज देखेंगे। लेकिन 7th हाउस के बाद मैरिज का सस्टेनेंस भी तो है, वो कहाँ से आएगा? कि वो, अरे असली झगड़े, असली चीजें तो शादी के बाद ही शुरू होती हैं। सारे लड़ाई झगड़े तो शादी के बाद है। शादी के बाद आप कब बच्चे की सोचेंगे? आप शादी के बाद आपकी लड़ाई झगड़े होंगे, क्या डाइवोर्स तक मामला पहुंच जाएगा, क्या कोई और लाइफ में, जीवन में आ जाएगा, कि आपका पार्टनर क्या आपको चीट करेगा? ये सब 7th हाउस में थोड़ी है। ये तो उसके आगे की साइकिल में, लाइक 8th हाउस, 10th हाउस, 12th हाउस। तो हाउ इज द प्रोग्रेशन? एक इवेंट पहले तो होगा, कब होगा? हाउस, हाउस, हाउस लॉर्ड। और उसके बाद उसका आगे साइकिल क्या चलेगा, उसका सस्टेनेंस कैसा है? तो प्लैनेट हाउसेस को हम देखते हैं इवेंट्स कनेक्टेड टू इट्स हैपनिंग, एक घटना के घटने का समय, या एक वो एरिया, वो सेक्शन, वो डायरेक्शन ऑफ लाइफ। हाउसेस का मीन्स है एक्चुअली डायरेक्शन। तो वो डायरेक्शन ऑफ लाइफ जो आपकी अटेंशन ग्रैब कर रही है, जो आपकी अटेंशन खींच रही है कि मेरी तरफ ध्यान दो, मैं पेन में हूं, करेक्ट करो इसको। या फिर मेरा काम है आपके लिए मुसीबतें खड़ी करना, इस साल तो मैं आपकी बैंड बजा के रहूंगा, लाइक दैट। क्योंकि राशियां वही है, प्लैनेट्स वही है, हाउसेस गेम चेंज कर देते हैं। वही प्लैनेट अगर 8th लॉर्ड बन गया तो गेम चेंज है, वही लगन लॉर्ड बन गया तो गेम चेंज है। वो लगन लॉर्ड, लगन मींस हाउस, फर्स्ट हाउस, असेंडेंट। और व्हाट इवेंट इज ड्रैगिंग योर अटेंशन, और कौन सा हाउस आपका किस साल में कब आपकी अटेंशन ड्रैग कर रहा है? साइकिल ऑफ इवेंट्स। कौन से साइकिल को मैंने आपको बता दिया ना, खाना खाओगे, फिर डाइजेस्ट होगा, फिर उसके बाद वो फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, 6th हाउस, वर्गो साइन। वहां पर जाने के बाद उसमें से और न्यूट्रिशंस जो है अब्सॉर्ब कर लिए जाएंगे। देन इट विल मूव टू द 8th हाउस। वो मॉर्निंग में आपके पेट में प्रेशर बनाएगा कि दैट आंसर योर कॉल, नेचुरल कॉल। तो 8th हाउस में, वहां पर जहां प्रेशर फील करते हो सुबह कॉल को आंसर करने के लिए, that you go for shit. And 11th house, the fourth from the 8th house, is the place where you go and shit. तो आपका जो वॉशरूम है, जहां पर आप जाते हो अपनी नेचुरल कॉल को आंसर करने के लिए, दैट इज इन द 11th हाउस। दैट इज वाई राहु एंड केतु, वृश्चिक राशि, नेचुरल इन द 8th हाउस। वन लॉर्ड इज मंगल, अनदर वन इज केतु, एंड द 11th लॉर्ड इज राहु, वन ऑफ द लॉर्ड, कुंभ राशि, 11वां घर, शनि राहु। So but keep one thing in remember, focus is always the केंद्र। हम किसी भी हाउस से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी कर ले, फोकस इज ऑलवेज द केंद्र। ये चीज आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगी। लाइक अगर आपने खाना खाया, सेकंड हाउस में चबाया, टेस्ट भी, टेस्ट बर्ड्स हैं आपके, जीभ है आपकी सेकंड हाउस में, वहां पर आपने टेस्ट को भी एक्सपीरियंस करा, लेकिन फाइनली
वहां पर आपने 5th हाउस से और 6th हाउस से डाइजेस्ट करते हुए सब कुछ करा, लेकिन 7th हाउस इज द पर्पस ऑफ ईटिंग फूड। आपको ऊर्जा शक्ति चाहिए अपने शरीर में, तेज चाहिए शरीर में। मरे हुए इंसान डेड बॉडी को देखो, वो मुरझाती चली जाती है हर सेकंड के साथ। उसकी ओज, उसकी कांति, उसकी आभा सब कुछ समाप्त होने लगती है, सड़ने लगती है उसकी बॉडी। उसको सड़ने से कौन बचाता है? यही ओजस। दैट इज वाई द सेकंड एंड द 7th लॉर्ड, नेचुरल 7th एंड सेकंड लॉर्ड आर वीनस, शुक्र। टोरस राशि, सॉरी टोरस राशि, दैट इज मेष, वृषभ, वृषभ एंड तुला, बोथ आर लॉर्डेड बाय शुक्र। उन दोनों का स्वामी कौन है? शुक्र। खाने का पर्पस है 7th हाउस। बैंक बैलेंस 2nd हाउस। बैंक बैलेंस का पर्पस है कि 7th हाउस अय्याशी कर सके, ऐश कर सके, बिजनेस कर सके, सामने वाले ऑपोजिट पार्टनर को, ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट कर सके। यही अल्टीमेटली रियल पर्पस यही है। एंड स्पेशल नोट, houses are nothing in its own because each house is associated with a significator planet. That's why they become the most important after the planets. एस्ट्रोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है प्लैनेट्स, उसके बाद अगर कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है हाउसेस। और इन हाउसेस की जो स्ट्रेंथ है वो भी प्लैनेट्स है। लाइक पहला घर अपने आप में कुछ नहीं है, द कारका, द सिग्निफिकेटर, कौन उस घर को कंट्रोल कर रहा है? वो सूर्य है, उसका कारक ग्रह। अगर कुंडली में सूर्य है तो पहले घर के, इस वर्ल्ड के अंदर कहीं भी कोई भी इस ऑर्बिट में, इस जोडियक में, इस आकाश में, इस आकाश गंगा में हाउसेस जैसी कोई चीज नहीं है। जो हम लगन की डिग्री देखते हैं ना, एक्चुअल में वो राशि की डिग्री है, वो हाउस की डिग्री नहीं है। कि आपका जन्म 5 डिग्री 30 मिनट कन्या के अंदर आपका जन्म हुआ, मंगल के नक्षत्र में हुआ, मतलब लगन की बात कर लो, तो वो सारा कुछ राशि का है, डिग्री सिस्टम, कौन सी डिग्री पे जन्म हुआ। ये हाउस का नहीं है, हाउस कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। हाउस डायरेक्शंस है आपके माइंड की, 12 डायरेक्शंस। आप किस टाइम पे किस बारे में क्या सोच रहे हैं, और उन डायरेक्शंस को, मतलब उन डायरेक्शंस के कंट्रोलर कौन है? सूर्य। डायरेक्शन लाइक फर्स्ट हाउस आप कंसीडर करिए, ईस्ट दिशा, ईस्ट पूर्व दिशा, पूर्व दिशा से सूर्य उदय होते हैं ना, तो कौन है उसके मालिक? वहां के राजा कौन है? सूर्य। तो क्योंकि सूर्य इसके कंट्रोलर है, सूर्य इज द सिग्निफिकेटर प्लैनेट ऑफ द फर्स्ट हाउस, दैट्स व्हाई फर्स्ट हाउस की इंपॉर्टेंस है। किसी का अगर यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए एक बार। फिलोसफी ऑफ 12 साइंस। अब जैसे हमने 12 घरों की बात करी, ऐसे ही हम बात करते हैं 12 राशियों के बारे में। राशियों के जो वो टेक्निकल चीजें हैं ना, वो चर होती हैं, उनका रंग लाल है, वो कौन से राशि का कौन सा मालिक है, वो सब बाद में बात करेंगे। पहले फिलोसफी समझ लो भैया, ये राशियां है क्या। तो पहला पॉइंट इज साइंस ऑल्सो नोन एज राशिज आर रूल्ड बाय सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जितनी भी राशियां हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ओके, ये सारी राशियों के जो मालिक है ये सूर्य ग्रह है। एक ही ग्रह है सूर्य, द किंग, जो राजा है इस पूरे सिस्टम के, अंतरिक्ष लोक के। हम पृथ्वी लोक पे रहते हैं ना, इससे ऊपर अंतरिक्ष लोक, अंतरिक्ष लोक, लोक के जो किंग है वो भगवान सूर्य है, इसलिए हम उनको जल देके नमस्कार करते हैं। हाँ, अब इन 12 राशियों के 12 आदित्य, 12 अलग अलग जो भगवान सूर्य के फॉर्म्स हैं वो इन 12 राशियों के मालिक हैं। और भगवान सूर्य ने ही इन राशियों को असाइंड कर दिया अलग अलग ग्रहों को, कि चलो तुम सब हमारी संतानें हो, तुम सब हमारे बच्चे हो, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो। मैं ये रूल, जैसे एक फादर होता है ना, उसके मान लो 12 बच्चे हैं तो उसने सबको एक एक राशि दे दी, या उसके 6 बच्चे हैं तो उसने 2-2 दे दी। इट इज लाइक दैट, बट द अल्टीमेट रूलर इज सन। सन की दशा आती है ना, कुछ नहीं करता आदमी, लेकिन सन सबसे बड़ा प्लैनेट है, सबका राजा वही है। चलो छोटे से पॉइंट में इसको यहीं रोक देते हैं। ईच साइन हैज रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे
हमने अभी 12 हाउसेस की फिलॉसफी को समझा कि 12 घर आखिर क्या है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जितनी भी राशियां होती है ना, हाउसेस में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, लेकिन राशियों के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आप देखिए, जो भी राजा होता है, जो भी किंग होता है, उसके किंगडम का रूल्स एंड रेगुलेशन है ना। आप इंडिया का वीजा लेना चाहते हैं, यहाँ के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है। आप अगर अमेरिका का लेना चाहते हो, वहां के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है। वहां का जो सूर्य है, वहां का जो किंग है, वो कह रहा है भैया मेरी टेरिटरी में अगर आना है, अगर आपको मेरी कंट्री में आना है, तो आपको ये सारी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। आपके बैंक में इतना पैसा होना चाहिए, आपकी ये स्टेटस होना चाहिए, आपका सिविल अच्छा होना चाहिए, आपके पास आइल्स आपने क्लियर करा हो, आपने ये किया हो, वो किया हो, फिर जाके मैं आपको अपना वीजा दूंगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये तो हुई अभी मुंडेन बड़े लेवल पे बात। अभी हम थोड़े से छोटे पे आ जाते हैं। दिल्ली शहर का अलग मालिक है, मतलब कि सॉरी, जो यहाँ का मुख्यमंत्री है वो अलग है। हर स्टेट का अलग है, यूपी का अलग है, बिहार का अलग है, हरियाणा का अलग है। सब अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लेते हैं, अपार्ट फ्रॉम केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के अलावा भी हर स्टेट जो है अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना लेती है, अपने कानून बना लेती है। चलो हम इससे भी डाउन आ जाते हैं। आपकी जिस सोसाइटी में आप रहते हो, जिस जगह पे आप रहते हो, वो भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लेते हैं कि भैया 2 बजे के बाद एंटर नहीं कर सकते, या आप आओगे तो आपको नाम रजिस्टर करवाना पड़ेगा, गार्ड आपसे पूछेगा। है इसी तरीके से वहां पर जी, यहाँ पर वीकली मीटिंग होगी, आपको उसके अंदर अटेंड करना है, अपना कंट्रीब्यूशन देना है, आपको महीने के पैसे देने हैं। इवन आपका घर, आपके घर के एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि यहाँ पर सुबह सारे 9 बजे से पहले उठ जाएंगे, फिर सारे पूजा करेंगे या पहले मंदिर जाएंगे, फिर पहला जो खाना बनेगा उसके अंदर पहली रोटी गाय की इस तरीके से निकालेंगे, हम अपने मंदिर में भोग लगाएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। आप स्कूल जाते हैं, आप कॉलेज गए, वहां के भी रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, ये सब राशियां हैं, उन सब के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो राशियों के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्योंकि इन सब का लॉर्ड है भगवान सूर्य, इन सब के लॉर्ड है भगवान सूर्य। इसीलिए हर राशि का अपना रूल एंड रेगुलेशन है। Signs are different in nature, their environment, sizes, qualities, etc. साइंस, जो ये राशियां होती है ना, इन सब के अंदर आपको डिफरेंट नेचर मिलेंगे। जैसे लिब्रा राशि, वो बहुत ठंडी है, वहां का एनवायरनमेंट बहुत कूल है, दैट्स व्हाई शनि इज वेरी हैप्पी। ओ शनि कहता है ओ आई एम फीलिंग एक्सॉल्टेड, मैं उच्च का हूं यहाँ पर। ठीक है ना। ऐसे ही मेष राशि बहुत गर्म है, सिंह राशि और गर्म है। इनके नेचर है, देयर एनवायरमेंट, उनके एनवायरमेंट इसलिए डिफरेंट है। कहीं पर बहुत ज्यादा आग है, कहीं पर गर्मी, मतलब वही सेम थिंग। और कहीं पर बहुत कूल है, और कहीं पर बहुत मिक्स सा एनवायरमेंट है, बदलता है बहुत तेजी से। कहीं पर पानी फ्लो हो रहा है, नदी का किनारा, कर्क राशि। उनके इमोशंस भी ऐसे ही होते हैं, लगातार फ्लो होते रहते हैं। दिल लगी करते हैं तो बहुत ज्यादा दिल लगा लेते हैं, नहीं तो लड़ाई भी 2 मिनट में, मुंह बनाना 2 मिनट में। दिल भी बहुत जल्दी टूटता है इनका, धोखा भी बहुत है। चलिए ठीक है, छोड़ो ये सब। साइजेस, कोई राशि की जो चीजें होती हैं, जो साइज में कुछ होती है बहुत बड़ी, जैसे धनु राशि, बड़ा साइज। धनु राशि वालों को बड़ा ही पसंद आता है, जो भी चाहिए उनको बड़ा चाहिए। वृश्चिक राशि छोटी, ये जो माइक्रोफोन्स बने, ये जो कंप्यूटर्स बने, ये किसकी देन है? वृश्चिक राशि की है। इतना बड़ा कंप्यूटर होता था कमरे के साइज से बड़ा, लेकिन उसको छोटा करते 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 केतु ने उसको, वृश्चिक राशि की वजह से उसको इतना सा, आज आपके हाथ में जो मोबाइल है वो पूरा एक कंप्यूटर है, वृश्चिक राशि की वजह से पॉसिबल हुआ है। धनु राशि अगर किसी के घर के हाउस में पड़ जाए तो वो कहेगा मुझे बड़ा घर चाहिए। उसके और भी चीजें होंगी, अभी एक ही पे बात कर लेते हैं। लेकिन वृश्चिक राशि होगी तो उसको मिलेगा ही छोटा, कर ले वो जितनी मर्जी कोशिश, प्रोवाइडेड कि दूसरे प्लैनेट्स उसको ना देख रहे हो, सपोर्ट ना कर रहे हो। क्वालिटीज, सबके जो नेचुरल क्वालिटीज हैं, जो उनके गुण धर्म है, वो अलग अलग है, क्योंकि उनके जो दशा लॉर्ड है, जो उनके प्लैनेट्स हैं, जो उनके रूलर प्लैनेट्स हैं, वो अलग अलग है।
ठीक है ना। कोई आपको स्पीड देना चाहता है, कोई आपको ठहराना चाहता है, कोई आपको स्टक कर देना चाहता है, लाइक दैट। मतलब कुल मिला के राशियों के गुण धर्म अलग अलग है सबके, उनका नेचर, उनका एनवायरनमेंट अलग है। वो जिस हाउस में पड़ेगी उस हाउस का नेचर वैसा कर देगी। लाइक सेकंड हाउस में अगर किसी के सपोज करो मकर राशि चली गई, तो उसको तामसिक फूड पसंद आएगा, उसको ठंडा खाना फ्रिज से निकाल के खाना, बासी खाना उसको जचेगा, उसको दिक्कत नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। कोई भी बात हमारी यहाँ पर पूर्ण नहीं हो सकती जब तक हम पूरी चीजों को देखना समझना, दृष्टि ग्रह प्रभाव सब कुछ समझ नहीं लेंगे। ये आपके सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। होल मटीरियलिस्टिक थिंग्स इन दिस वर्ल्ड कम अंडर 12 साइंस रूल्ड बाय 9 प्लैनेट्स। इस संसार में जितनी भी टेरिटरीज, जमीन, भूमि, वस्तुएं, साजो सामान, जितना कुछ भी आप देख रहे हो, वो सब का सब 12 राशियों के ही अंदर आता है। हाउसेस से उसका कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है एक आदमी अगर अमेरिका जा रहा है, मतलब एक राशि से अपने एक देश से दूसरे देश में जा रहा है ना, तो एक राशि से वो दूसरी राशि की तरफ मूव कर रहा है। हो सकता है एक आदमी वहां पर अपना मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हो, और हो सकता है दूसरा व्यक्ति वहां पर पैसा कमाने के लिए जा रहा हो, और तीसरा व्यक्ति पढ़ने के लिए जा रहा हो। सबके पर्पस अलग अलग हो गए। वो पर्पस अलग अलग किसकी वजह से हुए हैं? हाउसेस की वजह से और प्लैनेट्स की वजह से। बट इट इज कंफर्म कि वहां पर वो एक राशि से दूसरी राशि की तरफ मूव कर गए। ओके। प्लैनेट्स फील हैप्पी, सैड, एंग्री, इरिटेटेड, स्टक, इजी गोइंग, पावरफुल एंड वीक। और इसमें भी और भी बहुत सारी चीजें इन डिफरेंट साइंस। अलग अलग राशियों में ग्रह अलग अलग तरीके का फील करते हैं। किसी में वो खुश है, लाइक जिस जैसे आपने सुना होगा उच्च नीच, बहुत सुना होगा आपने कि सूर्य मेष राशि में उच्च के हैं, तुला राशि में नीच के हैं, मंगल मकर राशि में उच्च के हैं, कर्क राशि में नीच के हैं। तो ये सब क्या है? अलग अलग एनवायरनमेंट के अंदर अलग अलग प्लैनेट अलग अलग फील कर रहे हैं। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो एक कमांडो है, हमारे जो फौजी हैं, सेना है, जब वो अपने वर्क प्लेस पे है, वो अपनी ड्यूटी पे है, तो दे आर वेरी एनर्जेटिक। और उनको उनकी सारी एनर्जी वहां कम पड़ जाएगी, ज्यादा नहीं होगी कभी भी। जितनी मर्जी वो एनर्जी डेडिकेट कर दे अपने देश के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए लगा दे, उतनी कम है। लेकिन वही एनर्जी अगर वो अपने घर में आके लगाने लगे, अपने घर में रूल्स एंड रेगुलेशन चलाने लगे कि सारे सुबह उठेंगे और 2 बजे खाना खाएंगे दोपहर का, और 3 बजे तक, 3 बजे के बाद किसी को खाना नहीं मिलेगा, रात को सारे 9 बजे सोएंगे, उसके बाद ये, उसके बाद वो, अगर वो ये सब घर में आके करने लगे, तो घर का सारा एनवायरनमेंट बर्बाद हो जाएगा। सुख शांति सब कुछ ध्वस्त खत्म। इसे कहते हैं मंगल इन कर्क राशि। और मंगल उच्च का कहा है मकर राशि। मकर राशि वही उनकी वो टेरिटरी है जहां पर उनको परफॉर्म करना है, जहां उनको दुश्मन से लड़ना है, अपनी सीमाओं की रक्षा करनी है। तो वहां पर वो हैप्पी फील करेंगे। हाँ, उनको घर की याद आएगी, दे विल फील सैड। दैट इज नक्षत्रा पार्ट, उसको अभी आप छोड़ दो। सो प्लैनेट्स फील हैप्पी, सैड, एंग्री, इरिटेटेड, स्टक, इजी गोइंग। स्टक का मतलब है स्तंभित। जैसे मंगल कन्या राशि के अंदर स्टक फील करते हैं अपने आप को कि मैं फंस गया हूं, इसको कैसे मुसीबत को निकालूं। मंगल ऐसे प्लैनेट है, वो निकाल देंगे मजबूत होंगे तो। जैसे वो होता है ना, एक सर्जन को किसी एक रोग का अगर ट्रीटमेंट करना है, उसको वहां से जड़ से उखाड़ के फेंकना है, उसको ठीक करना है, तो वो स्टक हो गया, उसका दिमाग अब वो वहीं पर स्टक है। फोकस होना पड़ेगा उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अलग अलग राशियों में ग्रह अलग अलग फील करते हैं। कहीं पर वो बहुत पावरफुल फील करते हैं, जहां पर वो एक्सॉल्टेड है, जहां पर उनका अपना साइन है अपनी राशि में, जैसे सूर्य लियो राशि में, सिंह राशि में। एंड वीक इन डिफरेंट साइंस। जो दुश्मन राशि है, दुश्मन ग्रहों की, या जो अपना नीच राशि है, वहां पर वो बहुत कमजोर फील करते हैं। दैट्स एन एग्जाम्पल, अ वेल मेंटेन्ड ब्यूटीफुल हाउस। अब आप इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझना। एक बहुत खूबसूरत या अच्छे से साफ सुथरा, मेंटेन्ड, वेल मेंटेन्ड करा हुआ, अच्छा दिखने वाला घर, इसका क्या मतलब है?
अनएफ्लिक्टेड लिब्रा साइन इन 4th हाउस। लिब्रा राशि, तुला राशि तो कहीं भी हो सकती है 12 घरों में, वो लग्न में भी हो सकती है, वो सेकंड में हो सकती है, 4th हाउस में हो सकती है, 10th हाउस में हो सकती है, 12th हाउस में हो सकती है। लेकिन अगर वो 4th हाउस में है तो इसका मतलब है कि एक अच्छा ब्यूटीफुल वेल मेंटेन्ड घर हाउस से। और अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि हाउस और राशि के बीच में क्या कंपैटिबिलिटी है, किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं। हाउस इज लाइक अ डायरेक्शन ऑफ 4th हाउस एंड राशि इज द क्वालिटी, इज द नेचर। लिब्रा अच्छा, खूबसूरत, सुंदर। तो वो खूबसूरती, वो सुंदरता, वो वेल मेंटेनेंस कहाँ चली गई? 4th हाउस में चली गई। 4th हाउस क्या है? आपका घर भी है, आपकी मदर का भी हाउस है, आपकी दवाइयां भी है 4th हाउस। तो ठीक है, यहां पर अब आपको जरूर समझ आ रहा होगा कि व्हाट इज द रैशनल बिटवीन हाउस एंड राशि। ये बात याद रख लो। ओके। साइंस ऑल्सो हैव इट्स ओन रूलिंग टाइम पीरियड्स दैट इम्पैक्ट अवर लाइफ। जैसे आपने विंशोत्तरी दशा के बारे में सुना होगा, जो हम चंद्रमा के नक्षत्र के बेस पे देखते हैं कि कौन से ग्रह की दशा चल रही है, ऐसे ही राशियों की भी अपनी एक दशा सिस्टम होता है, चर राशियां, नारायण दशा। ठीक है, वो भी आपकी लाइफ को रूल करके रखती है। आप देखो ना, अपनी लाइफ में देखिए, बहुत एक एक जगह पर आप कुछ कुछ साल रहते हो। मान लीजिए कोई मुंबई में पैदा हुआ, तो वो हो सकता है अपने शुरुआती जन्म के 15 साल 20 साल मुंबई में रहा। उसके बाद वो काम की वजह से 10 साल गुजरात चला गया, या वो 10 साल अमेरिका चला गया। उसके बाद वो वापस आया, फिर उसकी लाइफ अपनी घर गृहस्थी में बच्चों को संभालने में वापस से उस एक नए एनवायरनमेंट के अंदर आ गई। ये मैं आपको बहुत वेरिएशन दे रहा हूँ एग्जांपल में, ताकि आप उसको एक ही चीज से ना समझे। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना भी राशि चेंज है, जो उसकी दशा से भी कनेक्टेड होती है कि कौन सी राशि की दशा चेंज हुई तो आप कहाँ पहुंच गए। ये मैं आपको बहुत एडवांस लेवल की एक फिलॉसफी, एक इंट्रोडक्शन आज ही दे रहा हूं कि आपके दिमाग में इस वीडियो को सुन सुन के आपको क्लियर हो जाए कि आखिर एस्ट्रोलॉजी के कितने पार्ट्स हैं, क्या क्या हमें याद रखना है। Science also have its own ruling time periods that impact our life. आप मान लीजिए एक अच्छे एनवायरनमेंट में जाके काम कर रह रहे हैं तो आप बहुत खुश होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। खुशी से अच्छी हेल्थ मिलती है, दैट्स इट। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने ही खराब जगह पर, मतलब दिखने में उसकी ब्यूटी कितनी खराब हो कितनी अच्छी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अंदर से खुश है, यू विल स्टे हैप्पी, यू विल बी फिट एंड फाइन इन जनरल। तो यहां पर ये हमने साइंस की फिलॉसफी की बात करी। आई होप कि अभी आपको कुछ चीजें समझ आ रही हो। यस सर। एक सेकंड, जस्ट जस्ट अ सेकंड। और उसके बाद साइकिल बताई मैंने। साइकिल, अगर आप खाना खाओगे तो वो डाइजेस्ट भी तो करोगे। फिलॉसफी है, दिस इज द फिलॉसफी ऑफ हाउस। अगर ये हमने स्किप कर दी ना, हम जितना मर्जी सीख लें, पहले घर से देखेंगे, तनु भाव अपने शरीर के बारे में देखेंगे, जहां आप पैदा हुए ये सब देखेंगे, आपका मदर कंट्री से, आपके जन्मभूमि से कितना प्रेम है वो देखेंगे, आपकी हेल्थ देखेंगे। ये सब चीजें फिर वो बड़ी 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 ही आम लेवल पे रह जाएंगी, क्योंकि उसका जो बेस है पीछे वो आपको पता ही नहीं होगा कि आखिर हाउस क्या है। धीरे धीरे चल के आप हाउसेज में, राशियों में कंफ्यूज हो जाओगे। साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकिल से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मुझे कोई दूसरी चीज नहीं लगती कि एक इवेंट के पहले तो वो होगा कब होगा, हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसके बाद वो आगे कैसे चलेगा। आप में से मुझे जो जितने भी मैरिड हैं वो ये बताओ, खास करके फीमेल्स, कि या शादी हुई 7वें घर में मान लो, तो उसके बाद आप कहाँ गए? तो 8th हाउस ससुराल। यस, 8th हाउस में आ गए ना। और जी। शादी टूटेगी बचेगी, हम 7th हाउस को ही देखते रहते हैं कि भैया ये क्या होगा इसकी लाइफ में। हो सकता है दिक्कत 8th हाउस में हो। क्योंकि जब शादी होने में दिक्कत आ रही है वहां 7th हाउस है।
हाँ, सेवंथ लॉर्ड अगर वीक होगा तो उसके बाद भी दिक्कतें आएंगी। इन सब दिक्कतों के बीच में भी अंतर है कि किस टाइप की प्रॉब्लम है। पहली ही क्लास के अंदर हम बहुत आगे की बात कर रहे हैं। तो 8th हाउस में अगर प्रॉब्लम हुई, वो ससुराल में परेशान है, तो भैया तलाक की नौबत आ रही है। लेकिन हो सकता है कि अगर सिर्फ उसके उसके ससुराल से दूर कर दिया जाए और उसका पति मान जाए कि हम थोड़े टाइम के लिए कहीं और चल पड़ते हैं, हो सकता है उसका डाइवोर्स रुक जाए, उसका जो रिलेशन बिगड़ रहा है वो सुधर जाए। क्यों हम अपना दिमाग घुसाते रहे 7th हाउस में, 7th लॉर्ड में? भैया 7th लॉर्ड तो मान लो पति है, मान लो, तो वो तो सपोर्ट कर ही रहा है। वो तो कह रहा है भैया मेरी माँ की तरफ ज्यादा ध्यान मत दे, मेरे घर वालों की तरफ मत दे, अपनी जिंदगी सुकून से जी ले, थोड़े दिन काट ले, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन नहीं जी, पंडित जी को तो 7th हाउस का ही उपाय करना है। ऐसा होता है कि नहीं होता? जी सर। एंड फोकस इज ऑलवेज द केंद्रा। ये थोड़ा याद रखना। अब ये धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि बाहर के जितने भी हाउसेज है ना, लाइक 2nd हाउस, 3rd हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, फोकस इज ऑलवेज केंद्रा। 1, 4, 7, 10, इनके बिना जीवन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो, केंद्रास तो होने ही पड़ेंगे। आप लगन, आप खुद मानो अपने आप को, आप लग्नेश हो, खुद हो, खुद वो व्यक्ति। अगर आप ही नहीं हो तो बाकी तो कुछ हो ही नहीं सकता। पहले घर की इंपॉर्टेंस इसलिए है, पहला घर आप हो। अगर आप हो तो आपकी मदर है, आपके फादर है, आपकी कल को मैरिज है, कल को आपका बिजनेस है, सब कुछ आपके होने से है। दिस इज द क्वालिटी, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट हाउस, अहंकार तत्व। अगर आप हो तो सब कुछ है, आप ही नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से 4th हाउस, जहां पर आप पैदा हुए, तो ऑब्वियसली मदर तो होनी ही है। बिना बिना हो सकता है किसी के पैदा होने से पहले, भगवान न करे, उसके फादर मर गए हो, वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हो, लेकिन मदर जरूर होगी, तभी आप पैदा हुए हैं। 4th हाउस होगा ही होगा। वहां पर भी मिसहैपनिंग हो सकती है, बट आफ्टर बर्थ या ड्यूरिंग बर्थ या जस्ट फ्यू मिनट्स बिफोर या 1 आवर 2 आवर, लाइक दैट। उन सब एक्सेप्शंस को छोड़ दो आप, हम इन जनरल बात करेंगे। माँ को तो होना ही पड़ेगा, तभी बच्चा पैदा होगा। 7th हाउस, अगर आप हो तो आपके सामने पूरी दूसरी दुनिया भी है, और लोग भी हैं, समाज है, सोसाइटी है। चाहे पेड़ पौधे ही हो, खाली आपका जंगल में ही जन्म हुआ हो, तो वहां पर भी कोई दूसरी एंटिटी आपके अलावा, एक दूसरी दुनिया। आप अगर अपने आप को एक दुनिया मानो अपनी मदर के साथ, तो आपके सामने एक दूसरा वर्ल्ड है। आप किसी एक वर्ल्ड में पैदा हुए हो, वो 7th हाउस है। सारे वो प्रत्यक्ष लोग, मेरी बात पे ध्यान देना, सारे वो प्रत्यक्ष विजिबल लोग, वो एनवायरनमेंट, वो परिस्थितियां जो आप देख पा रहे हो या जो आपके सामने है, दैट इज द 7th हाउस। आपके अलावा सब कुछ। एंड 10th हाउस, अब आप कहोगे भैया 10th हाउस से तो हम काम धंधा देखते हैं, 10th हाउस कहां से आ गया यहाँ पर? बच्चा सांस लेता है ना, कर्म कर रहा है। यही भगवान कृष्ण ने कहा था ना कि हे अर्जुन, कुछ नहीं तो सांस तो लोगे ही ना। मैं, तुम लड़ोगे नहीं, तुम जंगल में चले जाओगे, कोई कर्म नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, तो सांस तो लेनी पड़ेगी जीवित रहने के लिए। अब यहाँ पर योगियों की बात मत करना, वो कर्म से परे हो चुके हैं। कर्म भी एक बंधन है। स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में, कर्म एक बंधन है। आपका ये जो जॉब, आपका ये जो बिजनेस है ना, ये सब अड़चने हैं। मैं ये नहीं कह रहा इनको छोड़ दो। आप ये देखो ना, नोवा घर धनु राशि, आपके धर्म की, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस की, और 12वां घर मोक्ष का, और बीच में दोनों के दोनों कर्म और पैसा आ जाता है। 10वां घर स्टेटस, और 11वां घर कमाई, पैसा, इनकम। तो वो बाधा है, ये दोनों के दोनों ना बाधा है। जैसे वो है ना, जिसका जो पेंडिंग कर्मा है,
वो जो लिखवा के आया, जब तक वो उसको पूरा भुगत नहीं लेगा, उसको पूरा बैलेंस नहीं कर लेगा, पे ऑफ नहीं कर देगा, अपना चीजें ले नहीं लेगा, 11वां घर जो मेरी इच्छाएं हैं, राहु जिसकी वजह से मेरा बर्थ हुआ है कि मुझे क्या चाहिए था, वो जब तक मिल नहीं जाएगा तो मैं दुनिया से फिर चला तो जाऊंगा फिजिकली, लेकिन मन से नहीं जा पाऊंगा, मोक्षा नहीं हो पाएगा, 12वां घर नहीं पहुंच पाऊंगा। साइकिल, जन्म लगन में पैदा हुआ, साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैदा होने से लेकर पर्पस क्या है, मोक्षा, 12th हाउस। पहले मैं पैदा हुआ, फिर धीरे धीरे 3rd हाउस, 2nd हाउस, 2nd हाउस में खाऊंगा, 3rd हाउस में बड़ा होने लगूंगा धीरे धीरे। इसी को कहते हैं उपचय भाव, 3 6 10 11, 3 6 10 11 उपचय भाव, धीरे धीरे बढ़ना, बॉडी धीरे धीरे बढ़ती है। साइकिल, 4th हाउस, आपका रहने की जगह, आपका, आपकी नॉरिशमेंट, आपको हीलिंग जो मिलती है, हीलिंग 4th हाउस में मिलती है। आपका जो घर है, जो आपका मदर है, आपकी मदर है, जो आपको प्यार, जो केयर मिलती है, उसी से आप बड़े होते हो, उसी से आपके इमोशंस डेवलप होते हैं। जिन बच्चों के माँ बाप के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती है, घर का एनवायरनमेंट बहुत खराब होता है, दैट इज द 4th हाउस, उनके अंदर वो ग्रजेस होल्ड कर जाते हैं। और 100% उनकी मैरिटल लाइफ में भी, उनका भी जब अपना परिवार बनेगा तो वो उसका कुछ पार्ट, किसी में ज्यादा करके किसी में कम करके, उनकी लाइफ में जरूर आएगा। अपनी अपनी लाइफ उठा के देख लो। 4th हाउस इतना इंपॉर्टेंट है, गति है ये, गति। अगर आपका मन कहीं फंस जाए ना कि मेरा तो मूड खराब हो गया, आपसे होता हुआ काम नहीं हो पाएगा। फिजिकली आप बिल्कुल दिखने में बिल्कुल ठीक है। 4th हाउस, अगर कोई मूड खराब हो गया, कोई ऐसी इवेंट हो गई, घर में कोई लड़ाई हो गई, किसी से बहुत कुछ बिगड़ गया, मन ऐसा आपका बट्टा बिठा देगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। 4th हाउस इज अ गति। 5th हाउस, आपकी प्रोजेक्शन, क्या बनना चाहते हो, क्या करना है। मैं पैदा हो गया ना 1st हाउस में, 5th हाउस, क्या करना है, क्या बनना है। बड़ा हो रहा हूं, शादी हो गई तो बच्चे चाहिए, मेरी लीनिएज कौन संभालेगा, मेरे फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, फेसबुक फॉलोअर्स, यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स, कितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। 5th हाउस। एंड 6th हाउस, चैलेंजेस, जो मारना चाहता है 5th हाउस को, जिसका काम है आपकी प्रोजेक्शन को डिस्ट्रॉय करना, मारना उसको, आपके बच्चों को मारना। द वर्स्ट हाउस इज 6th हाउस। 6th हाउस को अपना दोस्त मत समझना, भले ही वो जॉब वॉब देखी जाती हो वहां से, बड़ा खतरनाक हाउस है। मतलब वहां मैलेफिक तो बिल्कुल ना बैठे, एक बार को बेनिफिक बैठ जाए, शुभ ग्रह बैठ जाए, अच्छा है। देन 7th हाउस, जब अपने चैलेंजेस को क्रॉस कर लोगे, फिर आप अपना नया घर बनाने की, शादी करने की सोचोगे, ठीक है ना। 8th हाउस, उसकी सस्टेनेंस और लॉन्जेविटी। शादी होते ही एक कंसर्न रहता ही है कि भैया जब मेरे बच्चे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो बच्चे होने के बाद ना आपको अपनी आयु की चिंता होने लगती है। शादी होने से शायद इतनी ना हो, मतलब आप चाहे मेल है चाहे फीमेल है, आपकी शादी हो गई ना, एक बार को मरते हो मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, डर नहीं है। लेकिन जैसे ही आप माँ बाप बनोगे, वहां पर आपको अपनी आयु की चिंता होने लगेगी। 5th हाउस और 7th हाउस में ही बच्चे और शादी विवाह है। यहां तक अगर आप 7th हाउस तक पहुंच गए तो 8th हाउस की चिंता होने लगेगी, आयु चाहिए अब। और 8th हाउस में ससुराल है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उसकी कोई चिंता नहीं होती किसी को। वो या तो मजबूरी बन जाती है इन केस ऑफ फीमेल, और मेल के केस में भी वो कोई ज्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है, अच्छे रिलेशन है तो निभाएंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद 9th हाउस, जैसे जैसे आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हो ना धीरे धीरे, तो आपको फिर होता है यार थोड़ा धर्म कर्म भी कमा ले साथ में। ये पहले की थ्योरी है, आज थोड़े से मायने बदल गए हैं, लेकिन बेस वही है कि जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, ये कभी भी आपको 28 30 32 तक समझ नहीं आएगी ये बातें। ये बातें समझ ही आती है 36 38 40 के बाद। वहां पर फिर आपको लगता है कि कुछ अच्छे कर्म कर लो। सुनते हैं कि भैया धर्मराज हिसाब मांगेगा, वहां पर वैतरणी नदी पार करनी होगी, वही 8वां घर वैतरणी नदी, नरक समझो आप उसको, कि उसको पार करना होगा तो अच्छे पुण्य होने चाहिए, गौ का दान होना चाहिए, कोई ना कोई अच्छा कुछ स्पिरिचुअलिटी इकट्ठी कर लो भैया, कि कल को अगर वाक्य में ही ऐसा कुछ सामने आ गया
तो हम अपना खाता दिखा सके कि ये देखो जी हमने ये अच्छे काम करे हुए हैं, आप ले लो इसमें से जो लेना है, हमारी आगे गति करो, हमारा कल्याण हो। नौवां घर, और 8वें से 9वें की यात्रा, धर्म। और जब धर्म होता है ना जीवन में, तो कर्म अपने आप ही होना ही चाहिए। 10वां घर, 10वां घर तो बहुत कुछ है ना, सांस तो लोगे, उसके बाद काम करोगे, जब तक जियोगे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कोई खाली आदमी भी हो तो घर के काम तो करेगा ही कुछ ना कुछ, अपना बिस्तरा समेटेगा या कुछ खाएगा पिएगा, वो भी एक कर्म है। उसके बिना तो सस्टेनेंस ही नहीं है। और कर्म को निपटाए बिना जितना मर्जी धर्म कर लो, जो पेंडिंग कर्मा है 10वां घर। इसीलिए शनि के हाथ में लॉन्जेविटी है। शनि कहता है, शनि ना आपको इसलिए आयु नहीं दे रहा कि आप एंजॉय करो। शनि कह रहा है मेरा काम है आपको रगड़ना, आपके जो पेंडिंग कर्म है ना उनकी जो सजा आपको भुगतनी है, इसके लिए मैं आया हूं। आपकी स्पिरिचुअलिटी को मारने वाला है शनि ग्रह। कोई ये सोचे ना जय जय शनि देवा, और शनि ग्रह शनि देव के तौर पे बिल्कुल पूजनीय है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो शनि ग्रह है ना आपकी कुंडली में, उसको आपकी कोई स्पिरिचुअलिटी से लेना देना नहीं है। वो मतलब वो वाली स्पिरिचुअलिटी जो हम भगवान के, अपने खुदा के मंदिर जाके पूजा पाठ करते हैं, उनके साथ कुछ समय बिताते हैं। शनि का काम है भाई छोड़ ये सब, तेरे को अपना काम करना है। छोड़ो इस सबको, तुझे अपना काम करना है। ये काम कर, इतने बजे जॉब पे पहुंचना है, ये काम पेंडिंग है तेरे सर पे, मोटर ठीक करवानी है, फ्रिज ठीक करवाना है बच्चों के लिए ये लेके आना है, बीवी ने ये बोला ये करके देना है। ये सब शनि के काम है। और ये सब आपके स्पिरिचुअलिटी में जो हमारी जो नियम है, हमारे 9वें घर के क्या नियम है, सुबह की संध्या वंदन, शाम की त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, कम से कम 2 टाइम की सुबह शाम की आरती पूजा। और हमें जो अपना मेडिटेशन करना चाहिए, जो भगवान के स्तोत्र गाने चाहिए। हर कुछ दिन में हमारा स्पिरिचुअलिटी में कुछ ना कुछ आ जाता है। कभी नवरात्रे होते हैं, कभी दिवाली आ गई, कभी इसकी पूजा, कभी उसकी पूजा, आज होली दहन है, आज कुछ है, कभी कुछ है। ये सब इंसान ने छोड़ दिए सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब के चक्कर में, अपने काम धंधे के चक्कर में, अपने रोजमर्रा की जिंदगी के चक्कर में। शनि यही तेरा बेटा पेंडिंग कर्म है। जब तक तू मुझे नहीं निपटा लेगा ना, मैं तुझे आगे बढ़ने नहीं दूंगा। तो सर हम इन चीजों को कैसे मेंटेन करेंगे? हमें तो स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए और ऑब्वियसली काम भी करने हैं, कर्म भी करने हैं। तो हाँ ऑफ कोर्स, आपका बृहस्पति भी मजबूत है, वो भी जोर मार रहा है, हम्म, आपका शनि भी मजबूत है, दोनों काम होंगे। दोनों काम होंगे, ठीक है सर। बिल्कुल, आपके दोनों प्लैनेट सपोर्ट कर रहे होंगे, दोनों मजबूत होंगे तो दोनों ही होंगे। तो सर दैट मीन्स करने दोनों ही चाहिए। ऑफ कोर्स भैया, हमें तो नहीं पता ना, हमारे पास 50 साल की उम्र हमें मिली है कि 70 साल की मिली है। तो अपनी हर एज में कुछ ना कुछ अच्छा काम साथ साथ करते चलो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। धर्म भी करते हम्म, चलो, कर्म भी करते चलो। हाँ। अगर खाली धर्म इंपॉर्टेंट होता तो भैया जो अर्जुन से युद्ध करवाया भगवान कृष्ण ने, वो है तो मारकाटी, लेकिन वो क्षत्रिय धर्म था उसका। कर्म की परिभाषा जो है ना वो धर्म से निकलनी चाहिए। भगवान सिर्फ इतना कहता है कि बेटा जो तेरा 9th हाउस है ना, तू अपने धर्म को फॉलो कर। अब आज के टाइम में ना धर्म की परिभाषा बदल गई है। पहले होता था कि जो काम आपके फादर करते हैं अगर आप वही कंटिन्यू करोगे तो वो आपका धर्म है। लेकिन आज के टाइम में ये है कि आप बस ईमानदारी से अपना काम कर लो, किसी को बिना हार्म करे, किसी को नुकसान पहुंचाए बिना, यही आज का ह्यूमैनिटी ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं किसी और धर्म की परिभाषा को नहीं मानता। हाँ, मैं जिसे मानता हूं वो मेरी डिविनिटी है, वो अलग लेवल है, वो मेरी भक्ति है। हम भक्ति को अभी यहां पर धर्म में मिक्स नहीं करेंगे। भक्ति इज द 4th हाउस, मंत्र इज द 5th हाउस। धर्म है कि भैया जब मैं अपने काम धंधे को करूंगा, जो मेरी कोशिश है, जो मैंने आपको बोला है वो मैं आपको डिलीवर करूं, ईमानदारी के साथ करूं, कोशिश रहे कि समय पर करूं। तो सर अगर आप, स्ट्रांग हम किस चीज को करें? हाँ जी, सर स्ट्रांग हम किस चीज को मान सकते हैं? धर्म, भक्ति या मंत्रास वगैरह, या जो नहीं हमें अच्छा लगता है? ये सब चीजें अलग है। जब आप अपना कर्म करो तो उसको धर्म के साथ करो, ईमानदारी के साथ किया गया कर्म बेस्ट है। बस हाँ आज के सर कलयुग वो। में आप इतना जानो। हम्म। ये हो गया धर्म कर्म योग, 9th और 10th हाउस का। और इसके अंदर जैसे गुरु और शनि नेचुरली साथ बैठ जाए, क्योंकि वो नेचुरल 9वें घर में, घर के 10वें घर के मालिक है, तो दैट इज अ धर्म कर्मा योगा, कि अपने काम धंधे को ईमानदारी से करो।
और आपको काम करना पड़ेगा। इसमें ये भी छुपी हुई बात है। बृहस्पति महाराज नहीं चाहते काम करना, इसलिए बृहस्पति नीच के है। आप ये सोचो कितनी मजे की बात है कि धर्म का मालिक बृहस्पति, धनु राशि के मालिक बृहस्पति 10वें नीच घर में मकर राशि में नीच के है। नीच के। क्यों है? नीच का मतलब आई एम अनहैप्पी। मैंने बोला ना, राशि में मैंने आपको क्या बताया, planets feel happy, sad, angry, irritated, stuck, easy going, powerful and weak in different signs। बृहस्पति महाराज तो भैया बड़े दुखी है, मुझे काम करना पड़ रहा है, मैं तो काम के लिए बना ही नहीं। क्योंकि ये वो वाले काम नहीं है, ये वो काम है जो आपकी लीग से हटके हैं। मतलब अगर बृहस्पति महाराज को अगर पढ़ाने का काम करना है लाइक, तो वो भी ना उनके लिए थोड़ा सा कठिन कार्य है। मतलब पूजा पाठ उनके लिए ज्यादा इजी है कि हाँ मैं भगवान के मंत्रास पढ़ के, स्तोत्रास पढ़ के हवन करूंगा, यज्ञ करूंगा, अपना इस तरीके से मैं रूल्स एंड रेगुलेशन वाली पूजा पाठ करता रहूंगा, कर्म कांड करता रहूंगा। आई एम मोर हैप्पी इन दैट। लेकिन अब बृहस्पति महाराज की मजबूरी क्या बन जाती है कि भैया पैसा कमाना है ना, तो अपने ज्ञान को बेचना पड़ेगा। समझ लो, मैं कहना तो नहीं चाहता, मैं भी वही कर रहा हूं। जितने भी ये टीचर्स हैं ना, पढ़ाने वाले, ये अपने ज्ञान को बेच के पैसा कमा रहे हैं। बृहस्पति महाराज शनि के साथ एसोसिएटेड, या मकर राशि, कभी कभी ट्राइन भी आ जाएगा 2 6 10 का। ये संबंध बहुत गहरे हो सकते हैं। मतलब ये लगन कुंडली में भी बन सकते हैं, नवांश कुंडली में बन सकते हैं, दशमांश कुंडली में बन सकते हैं। इसकी मतलब वो बहुत इन डेप्थ है, वो बाद में हम धीरे धीरे समझेंगे। थोड़ा जोर से बोलिए। सर ये तो अब आपके बताइए, जिनके भी कोई डाउट्स हो तो बात कर लेते हैं, और डेफिनेटली इसी तरीके से हमारी सारी क्लासेस चलेंगी। सर वीक में 2 क्लास होगी क्या एक ही रहेगी? एक, 1। ओके। अभी ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है ना कि अभी अभी आप ये देखो, मैं अपनी एक स्लाइड भी पूरी नहीं कर पाया। अच्छा। तो इस सारे मटेरियल को डाइजेस्ट करना जरूरी है, सिर्फ सीखना जरूरी नहीं है। क्योंकि जितना ज्यादा आप उसको सुनेंगे समझेंगे, उतने ज्यादा क्वेश्चंस आप पूछ पाएंगे। शुरुआत हुई तो बिल्कुल सैयद जी, आप बताइए। ठीक है सर, समझ में आ रहा है, धीरे धीरे हम्म। सीखेंगे तो ऐसे। मतलब लग रहा है ना कि सब चीजें समझ आ जाएंगी। हाँ, ओके, चलो ग्रेट। लग रहा है। और काजल जी, आप कुछ बताना? सब बोलूं? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। सर माई सेल्फ अनीता कपूर, मैं लुधियाना से ओके। ऑलरेडी बुटीक रन करती हूँ फ्रॉम 18 ईयर्स, पास्ट 18 क्या आपसे ईयर्स मेरी फोन पे बात हुई थी? जी सर। ठीक है, ठीक है। तो ओकल्ट में भी मैं हूँ, काफी टाइम से हूँ, बट टाइमिंग्स थोड़ा आपको पता है, जैसे बुटीक में टाइमिंग्स नहीं मिल पाता तो कम हूँ, लेकिन फिर भी मैंने नॉलेज गेन की है। बहुत बढ़िया, बहुत लेकिन आपके आगे तो जीरो ही लग जा रहा है। बढ़िया। नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी लगता था नहीं बहुत कुछ कर लिया, और आज लग रहा है शून्य पर खड़े हैं। मतलब मैं यही बता रहा हूँ ना कि एस्ट्रोलॉजी में मतलब इतना कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बेसिक ये जो फिलॉसफी है, यही आदमी मिस कर देता है कि क्या डिफरेंस है भैया, हाउस का क्या मतलब है, राशि का क्या मतलब है, एंड नक्षत्र क्या मतलब है। जो आजकल के जो स्टार्टिंग बेस है, जो जो अभी एक पर्सन कह रहे थे कि भी आप एडवांस बता रहे हैं, नहीं सर, आप एडवांस नहीं बता रहे हैं, बल्कि आप सारा बता रहे हैं। वो सबसे जरूरी है ना भाई, आपको ठीक है, एडवांस में वो बहुत। समझ हमें क्यों नहीं आ रहा कि हमारी नॉलेज कम है, क्योंकि हमें बताया नहीं गया इन बातों के बारे में। यस। और आप शुरू से ही उन चीजों को लेके चल रहे हैं। अब मेरे को जैसे क्यूरियोसिटी, मैं नक्षत्र में बहुत जाना चाहती हूँ, मुझे वो थोड़ा टफ लगता है, बट आज मुझे लगा कि कितनी वैल्यू है अगर नक्षत्र की, अगर हमें किसी को प्रिडिक्शन करना है तो हमें तो इन चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कोर्स। तो एटलीस्ट हमारी नॉलेज कम है, एटलीस्ट मतलब। आपको सारा बेस बताओ कि भैया अगर मैं नक्षत्र को पकड़ रही हूँ तो वहां पर क्या प्रिडिक्शन निकालनी है उससे। अगर मैं नक्षत्र को स्किप कर रही हूँ तो कौन से पॉइंट को मुझे टच ही नहीं करना। मान लीजिए आपने नक्षत्रास को टच नहीं करना, तो आप वो वाली प्रिडिक्शन नहीं करोगे, उस पार्ट की प्रिडिक्शन नहीं करोगे। अगर करोगे टच तो वही प्रिडिक्शन करनी है जो नक्षत्र से निकलती है।
हाँ सर, क्योंकि मैंने केपी भी किया हुआ है थोड़ा थोड़ा, मतलब मतलब मैं खुद सेल्फ भी करती हूँ काफी कुछ, बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे पता है आप कहीं नहीं है हम अभी। हम अपनी कोशिश बेस्ट करेंगे। देखो, अगर सीखने वाले में इंटरेस्ट हो ना, तो एक टीचर मजबूर हो जाता है सब कुछ देने पे। हाँ सर। सर बस आप इतना जरूर बताइएगा, पंचांग में जो आज तक मुझे समझ मेरे को नहीं आता है, क्यों नहीं आता मुझे समझ नहीं आता। जैसे सर पंचांग में हम लगनाथ से जाएं या हम मून राशि से जाएं, वो दो प्रिडिक्शन को हम कैसे मैच करें, और ट्रांजिट जो है आपका, वो बस यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। आप अगर डिटेल इसको अगर आप देखो, क्लियर कर दें। पंचांग को सबसे पहले जो हम इंपॉर्टेंस देंगे ना, वो लगन से ही देंगे। लगन से देंगे, लगन से ठीक ही है हम सर। देखेंगे कि मान लो वारिश डे लॉर्ड आपका बनता है, मान लो बृहस्पति वीरवार थर्सडे को पैदा हुए, तो बृहस्पति कुंडली में लगन से पहले कैसे बैठे हैं हम वही देखेंगे। और आपका वो जो लगन और मून वाला कंफ्यूजन है ना, वो एक्चुअल में आपका ट्रांजिट के लिए है, ट्रांजिट के लिए सर वो। पंचांग के लिए नहीं है। नहीं नहीं सर। तो वो मैं आपको बताऊंगा, दोनों की इंपॉर्टेंस है। कोई आपको डिफरेंस नहीं बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जब लगन से गोचर देखा जाता है और चंद्रमा से गोचर देखा जाता है। दोनों के रिजल्ट्स आएंगे, 100% आएंगे, लेकिन डिफरेंस है दोनों में। क्योंकि सर वो हाउसेस तो चेंज हो जाएंगे ना। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे से रिटर्न में ले लो, आपको चंद्र कुंडली देखनी नहीं आती होगी, आपको पता ही नहीं होगा चंद्र लगन से देखते क्या है। मतलब आपका मतलब है कि जितने भी ज्यादातर यूट्यूब पे या जो वैसे सिखाया जा रहा है ना, अरे चंद्र कुंडली इतनी मिराकुलस है। चंद्र कुंडली से 12वें घर में आपकी फैमिली है, डू यू नो दिस थिंग? चंद्र से 12वें में दुनिया तो सेकेंड हाउस को देखती है। तो मैं वही कह रहा हूँ, हम वन बाय वन ना सब कुछ सीखेंगे। चंद्र कुंडली की भी पूरी इंपॉर्टेंस है गोचर देखने के लिए, और लगन की भी पूरी इंपॉर्टेंस है, दोनों अपना अलग अलग रोल प्ले करेंगे। ये किसने अभी सर कुछ हाथ? ट्रांजिट में हम कैसे, सर ट्रांजिट को हम लगन को ही प्रेफरेंस दें कि मून? नहीं, दोनों को प्रेफरेंस देनी है। वो जब हम दोनों को आगे देनी है। बढ़ाएंगे ना, तब मैं आपको इसका डाउट क्लियर। किसी ने हैंड रेस किया था, प्लीज वो आइए, मतलब अपना कंसर्न बताइए यहाँ पर। जो भी अपना आगे बात मतलब कंसर्न रखना चाहते हैं, कुछ अपने बारे में बताना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है। मधुरिमा जी या प्रजक्ता जी, अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध दालवी जी फ्रॉम मुंबई। हेलो सर। हेलो। या अनिरुद्ध दलवी हियर फ्रॉम मुंबई। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, फिलहाल क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर्स डिग्री कर रहा हूँ। और ज्योतिष में भी मुझे बचपन से ही रुचि रही है। तो उसको मैं खुद सेल्फ स्टडी कर रहा था इतने समय से, अभी थोड़ा सा प्रोफेशनली सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं आगे कैसे उसमें गति है या नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल। आप तो पहले से भी, मैंने जहां पर आपसे फोन पे बात करी थी, आपने पहले से भी काफी नॉलेज ली हुई है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे साथ जुड़ के कुछ और भी चीजें क्लियर होंगी, कुछ और भी जानने को मिलेगा। सर बहुत अच्छा लगा, आज की पहली क्लास में ही मुझे प्रेडिक्ट करने के बहुत सारे टूल्स मिल गए, जैसे आपने। हाँ, जो पहले से कर रहे हैं ना, वाकई में ही, अगर उनको तो, अगर वो एक एक चीज को ध्यान देंगे ना, हर चीज में प्रिडिक्शन के लॉजिक छुपे हुए हैं। यस। सो अभी अभी मैं मुझे समझ में आ रहा है कि अगर किसी का तिथि का जो राशि जो लॉर्ड है, ग्रह स्वामी है, अगर वो पीड़ित होगा तो उसके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आनी ही है। यस। अब वही है ना, आप क्या देखोगे? वीनस देखोगे, सेवंथ लॉर्ड देखोगे, है, या कुछ नवांश में कुछ देख लोगे, लेकिन तिथि लॉर्ड पे नजर नहीं जाएगी। सर इसी तरह हम योग का जो ग्रह स्वामी है, उसको हम अध्यात्म से जोड़ सकते हैं, क्योंकि योग का अर्थ कहीं ना कहीं देखो, हाँ, योग के बारे में ना, योग के ना डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस है, और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, योगों पे हम ज्यादा चर्चा करेंगे भी नहीं। ओके सर। हमारा फोकस रहेगा तिथि लॉर्ड पे, वारेश पे, मतलब डे लॉर्ड पे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करण को भी हम जरूर टच करेंगे कि वो आपके प्रोफेशन में कैसे रोल प्ले करता है। ओके ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो, आपकी लाइफ यानी कि आपका नक्षत्र, वो तो हम करते ही करते हैं, वो तो विंशोत्तरी दशा में हर जगह में उसको तो रीड करना ही करना है।
उसको तो स्किप हो ही नहीं सकता। वारेश नया कॉन्सेप्ट है, उस पे हम फोकस करेंगे, तिथि लॉर्ड पे करेंगे और करण को भी जरूर टच करेंगे। जी सर। ठीक है ना। बाकी शिखा शर्मा जी, सर मुझे पूछना था कि जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है एस्ट्रोलॉजी की, बिल्कुल बिगिनिंग से कर रहे हैं, तो हम कोप अप कर लेंगे? अच्छा पहले आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आज की क्लास आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ आया या कुछ लगा कि हाँ कैसे चीजें हो हाँ सकती हैं जी या। सर, मुझे थोड़ा बहुत समझ आया और मुझे आपके पढ़ाने का स्टाइल भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ओके, आपको थोड़ा बहुत समझ आया। आप मेरे ख्याल से टैरो रीडर है ना? नहीं सर, मैं टैरो रीडर नहीं हूँ। अच्छा वो मेरे ख्याल दूसरा है। शिखा, ठीक है शिखा जी, आप बिल्कुल बेचिंत रहिए। ठीक है अगर सर, ठीक है। किसी को कुछ पर्सनली व्हाट्सएप सपोर्ट पे या क्लास के थ्रू कैसे भी करना पड़ा ना, आई विल डू माई बेस्ट। मुझे मेरे स्टूडेंट से, या समझ लो जो मेरे साथ एसोसिएट हो गए, जो लर्न कर रहे हैं, वो मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, मेरे से ज्यादा आगे हैं बहुत मामलों में। वो मुझे चाहिए प्रिडिक्शन ही। ओके सर। आप इस ग्रुप में है ना, इसका मतलब आप प्रिडिक्शन करोगे। हमारी हर क्लास में जो भी चीजें आएंगी, प्रिडिक्शन ही उसका बेस है। प्रिडिक्शन नहीं तो कुछ कुंडली नहीं, क्योंकि हमारा जो नाम रखा है ना, प्रिडिक्ट फर्स्ट। हमें अपने हाँ नाम जी। सार्थक करना है, हमें हर चीज से प्रिडिक्शन ही चाहिए। मैंने करी थी, मैंने टैरो सीखी है अच्छा अच्छा। और अभी एस्ट्रोलॉजी सीखनी है मुझे शुरू से। मुझे नहीं कोई नहीं, नॉलेज नहीं है। शुरू से ही आपने स्टार्टिंग से ज्वाइन कर लिया था ना सेशन आज का? आज का मैंने स्टार्टिंग से ज्वाइन कर लिया था। बेसिक नॉलेज है, मतलब वो साइन, राशि, हाउसेस, वो यूट्यूब पे वीडियोस देखे, आपके भी एक दो वीडियोस देखे हैं, बट ज्यादा नॉलेज नहीं है। बस ठीक है, तो नॉलेज के लिए ही तो ये सारा काम हो रहा है। जी जी जी, बस और कुछ नहीं। वैसे आज का सेशन भी अच्छा था, काफी कुछ समझ आया। चलिए ग्रेट शुरुआत ग्रेट। तो अच्छी हुई है। तो आप मतलब ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, डोंट वरी, इसको आप सुनिए। और अच्छा, इसमें से भी ना आप हर चीज को बस अपने आप को सुनते रहिए। 2-4 क्लासेस में आपके लिए कुछ नया होगा ही नहीं। ये सिर्फ पहली क्लास है, तो आपको लग रहा है 2-4 क्लास में आप इतने यूज टू हो जाएंगे, आपके लिए हो जाएगा ठीक है जी, आगे बढ़ो सर और बड़ी बड़ी चीजें करो। ठीक है ना, नथिंग टू वरी। और सर वो, हाँ वो मुझे दूसरों का तो इंटरेस्ट नहीं है, खुद का जानने में बड़ा इंटरेस्ट है, बट वो मेरी टाइम मुझे करेक्ट पता नहीं है। शायद मैंने आपसे बात करी थी, जो डेट ऑफ मतलब बर्थ टाइम जो है वो मुझे, हाँ वो। चलिए वो ठीक है, हम पर्सनली उसको डिस्कस करेंगे कि अगर आपका कोई एवरेज टाइम होगा ना। देखिए यहाँ पर एक इस ग्रुप के अंदर वाणी जी हैं, जो आज जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा। हमारे अभी हम्म, 4-5 पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने आज ज्वाइन नहीं करा है। वाणी जी की कुंडली का टाइम था ऑलमोस्ट आधा 1 घंटा आगे पीछे। तो उन्होंने जी जी कंसल्ट किया था, तो उनका एग्जैक्ट टाइम 2-3 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गया। नवांश करेक्ट हो गया एटलीस्ट, ताकि हम चीजों को सही से उसको एनालाइज कर सके उनकी इवेंट्स के बेस पे। आपका भी अगर ऐसा कुछ इशू होगा तो आप जरूर बताना, ताकि हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, आपका टाइम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, डोंट वरी। जी जी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। शिखा शर्मा जी, यस प्लीज। आपने हैंड रेस किया आई थिंक। और सर मुझे पूछना था कि अगर आप पे पर्सनल कंसल्टेशन लेनी हो तो? देखिए वो आप मैसेज कर देना ग्रुप व्हाट्सएप पे, वहां पर मैं आपको, मतलब रमा जी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगी। ठीक है सर, थैंक यू। आई थिंक अभी, चलिए ठीक है, लेट्स कॉल फॉर द डे। अनुराग जी थैंक यू, एंड थैंक्स टू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप कि हम मिलके बहुत कुछ सीखेंगे, आप कुछ मुझे सिखाना, मैं कुछ आपको सिखाऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।